Today we'll be talking about headings. Headings are again one of the important questions which appear on the IELTS test. और इसकी कोई शर्त नहीं है कि ये पैसेज थ्री में ही आएंगे। ये P1 में भी आ सकते हैं, P2 में भी आ सकते हैं, P3 में भी आ सकते हैं। ठीक है। और आजकल इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। कभी कभी ये टेस्ट में नहीं भी होते क्वेश्चंस, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इन अ टेस्ट पेपर। ठीक है। अगेन एकेडमिक एंड जीटी बोथ, इरिस्पेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक का पेपर है, जीटी का पेपर है, स्ट्रेटजी इज एग्जैक्टली द सेम। हमने स्ट्रेटजी सीखनी है। इसके क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन ऐसे आएगी कि ये हमेशा पैसेज से पहले आते हैं। ये वाहिद क्वेश्चंस हैं जो पैसेज से पहले होंगे, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं आपने होना। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं आइल्स के पेपर के अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपके टेबल कंप्लीशन है, नोट्स, एमसीक्यूज, समरी, ईच एंड एवरीथिंग हमेशा पैसेज के बाद आते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। क्लियरली लिखा है सेक्शन 3, उसके नीचे क्वेश्चंस 28 से 30 हैं, और उसके बाद हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया जी। एज पर द क्वेश्चन सेटिंग, it is always going to be list of headings provided, और प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं, यहाँ पे नंबर लगे होते हैं। उन्होंने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको दे देनी है। आपने इसमें से चूज करके अपने रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स को हेड्स मार्क करने हैं। ये सिंपल वैसे है कि जैसे आप एज्यूम कर लें कि आपने ये अगर आर्टिकल लिखा है और आपसे अगर डिमांड की जाए हर पैराग्राफ की हेडिंग लगा दें कि आपने इस पैराग्राफ में क्या बात की है। सिंपल, बस आपने पैराग्राफ के कंटेंट के मुताबिक उसको एक हेडर दे दें। जैसे इस पूरे आर्टिकल को, इसमें हमारे पास 5-6 पैराग्राफ्स हैं, इस पूरे आर्टिकल को एक हेडर लगा हुआ है। इट मीन्स कि द एंटायर आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट वाइड स्ट्रोक्स बैक इन ब्रिटेन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। क्या? तो ये स्ट्रोक्स की बात कर रहे हैं। तो हर पैराग्राफ में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्ट्रोक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ये तो हो गया आर्टिकल की हेडिंग। तो अगर हमने सब पैराग्राफ्स को लगाना है तो क्राइटेरिया सेम रहना चाहिए। गुड। हेडिंग लिखनी नहीं है, हेडिंग सिलेक्ट करनी है। लिस्ट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। सो जब हमें ऑप्शंस दी जाती है और हमने चूज करना होता है तो वो एमसीक्यूज की कैटेगरी बनती है। सो बेसिकली दीज क्वेश्चंस फॉल इनटू एमसीक्यूज कैटेगरी। अब इसकी टिप्स पे आ जाते हैं। आपने जब भी हेडिंग मार्क करनी है, एक चीज याद रखनी है कि एक पैराग्राफ को एक सिंगल हेडिंग लगेगी। इसको कभी भी दो हेडिंग्स नहीं लग सकती। अब अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कोई ऐसी दो ऑप्शंस को इतना क्लोजली लिखते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करना होता है। वही चैलेंज होता है। बाकी कुछ ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप जब ये हेडिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें 5, 6, 7, 8 हेडिंग्स है हमारे पास टोटल, तो जिस भी आप पैराग्राफ को लगाएंगे, इन 8 में से कोई दो हेडिंग्स ऐसी जरूर होंगी जो कि क्लोजली मैच्ड होंगी, जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं। तो वही काम है कि उसको हमने फाइनलाइज करना है। नाउ स्टेप्स क्या इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलवेज प्रेफर कि आपने इन सब हेडिंग्स की कीवर्ड्स मार्क कर लें, बिकॉज वी नेवर नो कि किस सेक्शन को कौन सी हेडिंग लगेगी। हो सकता है सेक्शन ए को पहली हेडिंग लगी, हो सकता है सेक्शन ए को 8वीं हेडिंग लग जाए। तो इसलिए पढ़नी तो सारी पड़ेंगी। इट्स बेटर कि रीड ऑल दी हेडिंग्स एंड मार्क द कीवर्ड्स, ताकि आइडेंटिफाई कर लें। और उसके बाद आपने पैसेजेस को, पैराग्राफ को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। अब पढ़ने की जब बात आई है, इसमें अब दो मेथड्स हैं। एक है बेसिक और एक है एडवांस। आप मुझे बताएं, अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो उस चीज को सीखने के लिए एडवांस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे? लॉजिक यही है, दिमाग यही बोलता है। ठीक है, तो फिर हम बेसिक टेक्निक पहले अप्लाई करेंगे। जब आपकी बेस इतनी स्ट्रांग हो जाए, मींस के व्हेनेवर यू आर डूइंग हेडिंग्स, इसमें अगर 7-8 क्वेश्चंस हैं तो 7-8 में से 6-7 ठीक होने चाहिए। फिर आप उसको एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। गुड। जो एडवांस टेक्निक है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी वोकेबलरी की डिमांड है, ये आपकी स्पीड रीडिंग की डिमांड है, ये और उसके बाद आपकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस की डिमांड है, ये फिर फाइनली आप हेडिंग निकाल लेते हैं। उसमें टाइम कम लगता है एडवांस टेक्निक के अंदर। बेसिक टेक्निक में ऑटोमेटिकली आपकी जब ये चीजें सब लोअर स्केल पे होंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मगर अगर बेस सेट ना हुई
तो डेफिनेटली एडवांस टेक्निक पे आप अच्छे से ग्रिप नहीं कर सकेंगे। गुड। आज हम बात करेंगे बेसिक टेक्निक की। जब इसको कर लेंगे मैं एडवांस टेक्निक आपको बता दूंगा। तो आपने बेस पे पहले काम करते रहना है, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद द बेस टेक्निक, फिर आप जब चाहें उसको एडवांस में कन्वर्ट करें। ओके हो गया। बेसिक टेक्निक है, पहला स्टेप तो मैंने बता दिया है कि यू हैव टू read all the options available, mark the keyword, then simple as that, come in sequence। पहला पैराग्राफ पढ़ें। जब मैंने कहा पढ़ें तो फिर सारा पढ़ें, ठीक है। रीड द एंटायर पैराग्राफ। और पैराग्राफ को जब आपने पढ़ना है तो इसके अंदर हमेशा आपने फोकस करना है कि यार बात क्या हो रही है, इस पैराग्राफ का क्रक्स क्या है, लाइक व्हाट इज द मेन पॉइंट इन द पैराग्राफ। आर्टिकल का तो एक मेन पॉइंट है, मगर इस पैराग्राफ का क्या है। अब पैराग्राफ के अंदर जब ये मेन पॉइंट्स पे जाते हैं तो फोकस कहाँ कहाँ करना है। आपने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग कपल ऑफ लाइंस है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम राइटिंग टास्क 2 में पढ़ते हैं कि जी आइडिया सबसे पहले लिखें पैराग्राफ में। यहाँ पर भी टेक्निक सेम है कि आपने आइडिया को फोकस करना है। उसके बाद अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उस आइडिया की एक्सप्लेनेशन होंगी, बीच में उसको इलेबोरेट किया होगा, उसकी एग्जांपल्स होंगी। तो आपने जब भी उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी एग्जांपल्स पढ़नी तो रिलेट करना है, यार ये जो ऊपर आइडिया तो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई और बात तो नहीं शुरू कर दी इन्होंने बीच में। एंड देन फाइनली वो नीचे जाके कभी कभी इसको कंक्लूड भी कर देते। अब अगेन क्योंकि हम आइल्स के कैंडिडेट है सब, हम थोड़ा सा इसको ना राइटिंग के साथ कंपेयर करते हैं। राइटिंग में जब आप एक मेन बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, मोस्टली हम उसमें एक आइडिया डालते हैं, मगर कभी कभी हम उसमें दो आइडियाज भी डाल देते हैं। एग्री। एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल बातें करते हैं। जैसे आपसे अगर पूछता है जी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फोन, क्वेश्चन आ जाता है हमें, तो हम दो एडवांटेजेस लिखते हैं। अब दोनों एडवांटेजेस लिख रहे हैं तो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। मेक सेंस। मगर कभी कभी दोनों एडवांटेजेस में से एक प्राइमरी एडवांटेज होता है हमारा। इसी तरह जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे, हो सकता है यहां पर कोई दो बातें उन्होंने लिख दी हो, ऊपर आप पढ़ेंगे तो कुछ और बात हो रही होगी, जैसे ही आप इसके कोई लोअर पोर्शन में आएंगे तो बात चेंज हो जाएगी। यहां से जब आप हेडिंग्स पे जाते हैं, एक हेडिंग होगी जो इस पोर्शन को सपोर्ट कर रही है और एक हेडिंग होगी जो ऊपर वाले पोर्शन को सपोर्ट कर रही है, अब हम फंस जाएंगे। मेकिंग सेंस। इसीलिए बेस टेक्निक आपको हेल्प करेगी कि यार ऊपर से बात क्या शुरू हुई है और दरमियान में उसने बताया होगा कि प्राइमरी पॉइंट कौन है, कौन सा पॉइंट है जो मेजर है। या कभी कभी जो दूसरा उन्होंने पॉइंट लिखा होता है सेकंड पॉइंट, वो पहले पॉइंट को ही फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो हेडिंग हमेशा प्राइमरी पॉइंट की होती है क्योंकि पैराग्राफ प्राइमरी पॉइंट या मेजर पॉइंट पे लिखा होता है। दैट्स द टेक्निक। जब भी बात आप समझना शुरू कर देंगे, फिर आप एडवांस लेवल पे जाके इसको निकालना शुरू कर देंगे जिसमें बीच बीच में से पढ़ते हैं। अदरवाइज यू विल नीड टू रीड द पैराग्राफ। मेकिंग सेंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करते हैं, चाहे पैराग्राफ लंबा भी हो, वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे होते हैं और उसी को लिख के एक्सप्लेन करते हैं, साथ उसी के एग्जाम्पल डालते हैं। सो ये हम जैसे जैसे करेंगे हमें चीजें नजर आएंगी, हम इसको सीख भी लेंगे, अभी सीख लेंगे। ओके हो गया। अब हम स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम दूं पहले पैराग्राफ को हेड करने के लिए, हाउ मच टाइम यू नीड। 3 मिनट बहुत है। चलिए 4 मिनट ले लें। पहला पैराग्राफ थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द ऑप्शंस, mark the keyword, and come back and answer the question. After 4 minutes, we will discuss। मैं आपके साथ दोबारा पूरी एक्सरसाइज रिपीट करूंगा, ठीक है। आपके पास 3 से 4 मिनट है। ऑलराइट जी। आप मुझे बता सकते हैं कौन सी हेडिंग लगेगी इसको। हाँ सर, ऊंचा बोलिएगा प्लीज। नंबर 2 हेडिंग, ऑलराइट। और जी एनीबडी एल्स। सबने एक हेडिंग तो मार्क नहीं की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जी सर कितनी। नंबर 6, ऑलराइट। दिस वन, ऑलराइट, गुड। और जी। इसके अलावा। नंबर 8। आप जितनी हेडिंग्स बताएंगे उतनी अच्छी डिस्कशन होगी, या जो जो आपने मार्क की हुई है। 7 भी लग रही है।
और 3 भी लग रही है। ऑलराइट, जो बाकी बची उनका भी कुछ करें। और ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, 7 and 8। ऑलराइट, क्वाइट अ लॉट। ठीक है जी, और उसके बाद ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स अली हैदर तो 6 ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इनको कीवर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं पहले, और कीवर्ड्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हेडिंग लगती है कि नहीं लगती, एंड सो ऑन। Heading number 1 says she, an enterprise arising from success in other countries. इस हेडिंग अगर मैं कीवर्ड बनाऊं तो इसका कीवर्ड ऐसा बनेगा, एन एंटरप्राइज राइजिंग। कहां से राइजिंग हो रही है? फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज। इस हेडिंग का मतलब है कि इस पैराग्राफ में किसी एक कंपनी का जिक्र आना चाहिए, एंटरप्राइज, और उसका जो सक्सेस है वो दूसरी कंट्रीज के साथ कोई कंपैरिजन होना चाहिए, और फिर कोई बात बननी चाहिए। हेडिंग नंबर 2 कह रहा है जी, द होप दैट स्टोक्स विल इंस्पायर अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड एक्शंस। द होप, इसको एक कीवर्ड बना लेते हैं, होप होगी उम्मीद। कौन करेगा जी, कैसी होगी? द स्टोक्स विल इंस्पायर। स्टोक्स इसमें हमने पढ़ लिया कि एक परिंदा है, ठीक है। जो स्टोक्स की वजह से आएगी उम्मीद, और वो इंस्पायर करेगी रेंज ऑफ इमोशंस को और फिर एक्शंस को भी, फीलिंग्स को भी, उसके मुताबिक एक्शंस भी होंगे। अगर तो ऐसी कोई बात की है कि स्ट्रोक्स की वजह से कोई उम्मीद आती है और उसमें इमोशंस और एक्शंस पे कोई इफेक्ट आता है, इंस्पायर होता है, तो फिर ये हेडिंग होगी। नंबर 3 सेज जी, सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉट फ्रॉम अदर्स। सो दैट्स अगेन वेरी सिंपल। इसमें अगेन कुछ इदारों का नाम आना चाहिए जिसमें उनकी सपोर्ट का बात होना चाहिए, और कुछ ऐसे इदारों का नाम आना चाहिए जो कि सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज होंगे। हेडिंग नंबर 4 सेज जी, फाइंडिंग न्यू टाइप्स ऑफ हैबिटेट। फाइंडिंग न्यू टाइप्स ऑफ, एक कीवर्ड ले लेते हैं। न्यू टाइप मीन्स नई तरह के, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। अगर ये हेडिंग होनी चाहिए तो फिर किसी नई तरह के घरों की बात होनी चाहिए स्ट्रोक्स को रखने के लिए या उनकी ब्रीडिंग के लिए। नंबर 5 सेज जी, ऑपोजिशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ऑपोजिशन का वर्ड मुखालफत सिंपली, और जनरल पब्लिक तो होगी अवाम। तो अगर पूरे पैराग्राफ में इसका जिक्र आ रहा है और ये मेन थीम बन रहा है कि जनरल पब्लिक अपोज कर रही है किसी चीज को, देन दिस इज गोइंग टू बी द हेडिंग। नंबर 6 इज जी, अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। उम्मीद का निशान मुश्किल वक्त में, वेरी सिंपल। तो इसके अंदर फिर पूरे पैराग्राफ में किसी चीज को पिन पॉइंट किया जाना चाहिए था, जिसको एज अ सिंबल के तौर पे यूज करके वो बताते हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर ये एक होप है। और फिर डिफिकल्ट टाइम्स का भी जिक्र होना था, जिसके अंदर कम से कम, प्लूरल है तो दो ऐसे टाइम्स की हैं, दो ऐसे सिचुएशंस होनी चाहिए थी जो कि डिफिकल्टी को रिप्रेजेंट करती, फिर ये हेडिंग लग सकती थी। नंबर 7, creatures which represent both joy and opposition। क्रिएचर्स तो जनरल टर्म में देखा जाए तो इंसानों को भी कई बार क्रिएचर्स बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो क्रिएट कर रही है या क्रिएट हुई हुई है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है दोनों चीजों को एक ही साथ या एक ही टाइम में, जॉय को भी, खुशी को भी, और मुखालफत को भी। फिर ये होना चाहिए। अब क्रिएचर्स मीन्स कोई चीज जो क्रिएट हुई हुई है वो। नंबर 8, स्टोक्स कॉजिंग डिलाइट एंड रिवाइवल ऑफ पब्लिक इवेंट। स्ट्रोक्स की वजह से, कॉज मीन्स जब ये वजह बनते हैं किस चीज की, खुशी के भी, और रिवाइव, रिवाइव मीन्स एक चीज जब खत्म हो जाती है उसको हम रिवाइव करते हैं, ठीक है। खुशी और रीबर्थ या रिवाइवल ऑफ पब्लिक इवेंट्स, जो कि ऐसे इवेंट्स है जिसमें सारी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। ओके जी, ये हमारा पहला स्टेप था। आपने पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार हेडिंग्स को पढ़ के तो कीवर्ड मार्क कर लें, क्योंकि टेक्निक वही है, क्वेश्चन पढ़ के आपने पैसेज पे जाना है तो सेंस ज्यादा अच्छी क्रिएट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस हमने पढ़ ली, हमें सब समझ आ गया, लेट्स रीड द पैराग्राफ, और फिर हम वापस आएंगे तो हमें हेडिंग ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगी। अब पैराग्राफ कैसे पढ़ना है, बेस टेक्निक की बात हो रही है, इसमें हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएंगे। The last definitive record of a pair of white storks successfully breeding in Britain was in 1416 from a nest on St. Giles Cathedral in Edinburgh। लो जी, जो उसने बात शुरू किया है तो कोई हेडिंग में भी हमने हिस्ट्री का तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, और ये 14 सेंचुरी में हमें ले गया सीधे, बल्कि 15 सेंचुरी में।
1416 is 15th century. The first line is talking about the past and not the recent past but a distant past की बात कर रहे हैं, कई सौ साल पीछे चले गए हैं, ठीक है। और एज पर द record आखिरी दफा इन परिंदों को वहीं पे देखा था। नो वन नोस व्हाई स्टोक्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर शोर्स। अगली ही लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन है आइडिया की। आइडिया क्या है कि जी लास्ट टाइम कब देखा था, हमारे पास डेट और रेफरेंस अवेलेबल है, जगह का नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद अगली लाइन में एक्सप्लेन ये कि कोई पता नहीं कि क्यों ये गायब हो गए। उसकी अगली लाइन, दे ऑफ्टन फीचर्ड ऑन द मेन्यूज ऑफ medieval banquets, so we might quite simply have consumed them all। अब अगली ही लाइन में इस वाय का आंसर दे दिए कि शायद पॉसिबल है कि हम खा गए हैं इसको। medieval banquets मीन्स ज़ियाफत, और कंज्यूम ईट। तुमको लग रहा है शायद ये खाया गया है, तो पता ही नहीं लगा किस टाइम ये एक्सटेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए लाइनें कनेक्ट हो रही हैं। पहली तीन लाइनों में इसने आइडिया को जो है ना एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि आखिरी बार कब देखा था, क्यों गायब हो गया पता नहीं लगा, और तीसरी बात कि शायद हम खुद ही खा गए हैं इसको, ठीक है। अगली बात, साथ ही आ गया वर्ड बट। whenever the word but is there, however is there, it's a contradicting information। जो पिछली स्टेटमेंट होती है उसे मुखालफत या अपोजिंग बात होती है। अब इससे पहले बात हुई है कि हम खा गए हैं, आगे लिखा बट देयर कुड बी अ मोर ominous रीजन। ominous मीन्स कि कोई और रीजन भी हो सकता है या कोई और फेयरफुल फैक्टर हो सकता है। अब पहली चार लाइनों में हमें दो इंफॉर्मेशन बल्कि तीन मिल गई हैं। आखिरी बार कब देखा, गायब क्यों हो गए पता नहीं है, फिर एक अंदाजा लगाया कि शायद हम खुद ही खा गए हैं पका के इसको, और साथ ही अगले ने लिखा है कि यार शायद ये वजह नहीं, कोई और भी रीजन हो सकता है। इट मीन्स कि ये खाने वाली बात पे बात खत्म नहीं हुई है। और अभी हद तक हमने जितने पढ़े हैं तो कोई भी हेडिंग ऐसी नहीं थी कि ये वैनिश क्यों हो गए हैं। कोई हेडिंग पढ़ी है हमने जिसमें लिखा है कि ये एकदम गायब क्यों हो गए हैं ब्रिटेन से। अब चार लाइनें पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि गेम जो है ना अब वो बीच में जाकर कहीं पे सेट करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स आर माइग्रेंट्स अराइविंग आफ्टर द एंड ऑफ विंटर। इस लाइन का मतलब ये कि ये ऐसे परिंदे हैं जो लंबा लंबा सफर करते हैं। सर्दियां आती है तो किसी और मुल्क चले जाते हैं, गर्मी आती है तो किसी और मुल्क चले जाते हैं, एंड सो ऑन। आफ्टर द एंड ऑफ विंटर, अब ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है। इसका मतलब है कि जब भी ब्रिटेन में आती है सर्दी तो ये किसी और मुल्क में चले जाते हैं जहां पे मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, और जब सर्दियां खत्म होती हैं ब्रिटेन में तो फिर ये वापस आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि ब्रिटेन में आते जाते रहते हैं, ठीक है। नेस्टिंग ऑन रूफटॉप्स, रहते कहां पे हैं, एंड हैप्पीली एसोसिएटिंग विद ह्यूमंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लॉन्ग बीन अ सिंबल ऑफ होप एंड न्यू लाइफ। ठीक हो गया। अब ये जो चीज है ना, सिंबल ऑफ होप एंड न्यू लाइफ, इसको उन्होंने एट द एंड ऑफ द विंटर के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि जब विंटर खत्म होता है तो उसके बाद जब मौसम अच्छा होता है तो यूरोप के अंदर विंटर बड़ा डल और ग्लूमी होता है, ठीक है। लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं विंटर्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि होप और न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी परिंदे आ जाते हैं ह्यूमंस के साथ अच्छी एसोसिएशन है, मीन्स के इतना वो तंग नहीं करने वाले, और रूफ टॉप्स पे रहते हैं, इसका मतलब कि आमतौर पे छतों पे नेस्ट बना लेते होंगे। तो इट इज एन इंडिकेशन के अब मौसम तब्दील होने वाला है। अब जाके उसने बात चेंज कर दी है। अब पहले बात हो रही थी कि ये गायब क्यों हो गए हैं, साथ ही उसने बात शुरू कर दी कि ये आते जाते कहाँ पे हैं और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स अ डिफरेंट आइडिया इज देयर नाउ। आगे, येट। येट का वर्ड फिर कनेक्टर है, हालांकि, जबकि, कोई भी इसकी ट्रांसलेशन ले लें आप। येट देयर एसोसिएशन विद रीबर्थ also meant they became a symbol of rebellion। आपने अक्सर कार्टून मूवीज के अंदर देखा होगा एक परिंदा है जो बच्चे लेके आता है, बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, पैदा होते हैं, वो परिंदा आता है। कार्टून्स के अंदर ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट वो देते थे। वो एक्चुअली वो जो परिंदा दिखाते हैं ना वो स्टोक है, वो ये वाला परिंदा था। कार्टून देखिए, कि मुझे देख रहे हैं कि ये कार्टून खड़ा है सामने, कार्टून्स देखे हैं ना, ठीक हो गया। ओके, कार्टून्स मूवीज के अंदर अगर वो एक रिप्रेजेंटेशन है ना जिसमें एक परिंदा बच्चा लेके आ रहा है, एक्चुअली वही वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि
इस लाइन से। जब येट आता है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टिंग में चला जाता है। अब ये उसको उन्होंने होप कह दिया, साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये रीबर्थ से जो इसकी रिलेशन है ना, ये एक रिबिलियन का साइन भी बन गया। अब इसका मतलब है कि जॉय और उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिबेल, ये दोनों अब बातें यहाँ पे उन्होंने साथ जोड़ दी हैं। यहां से उन्होंने बात शुरू की, इस लाइन में इसको उन्होंने जॉय कह दिया कि जब सर्दियां खत्म होती हैं आते हैं तो लोगों को एक खुशी की लहर आ जाती है कि यार अब ओके अच्छा मौसम आने वाला है, एक सिंबल ऑफ होप है। और साथ ही ये रिबिलियन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टली आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स टू इन 1660, लो जी सीधा उसने 200-300 साल के जंप ले लिए। 1416 से 1660 में आ गए। ठीक है। और अब उन्होंने किंग का जिक्र कर दी यहाँ पे। इसका मतलब है कि अब फिर इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है। While strokes were rare but surviving, Parliament debated putting greater effort into destroying them entirely for fear they might inspire republicanism. इस लाइन का मतलब अगर मुझे आप में से कोई बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये किंग चार्ल्स वाली लाइन का मतलब क्या है रिपब्लिकनिज्म की था यहां तक। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। अब मुझे नहीं पता अपनी हेडिंग कैसे वैसे निकाली है। शॉर्टली आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स टू इन 1660, मीन्स कि जब किंग चार्ल्स ने वो बादशाह संभाल ली 1660 में, तो एक तो जो सरवाइव कर रहे थे बेचारे थोड़े से, इनको उन्होंने सोचा कि बस इनको अब खत्म कर दो। और पार्लियामेंट पार्लियामेंट तो पता है ना, जो हमारी भी पार्लियामेंट बनी है जो कभी ना बैठती है। पार्लियामेंट डिबेटेड पुटिंग ग्रेटर एफर्ट इनटू डिस्ट्रॉइंग देम एंटायरली, क्योंकि उनको डर था कि ये रिपब्लिकिज्म को जन्म देगी या इंस्पायर करेगी लोगों को। रिपब्लिकिज्म होता है जो लोगों की सोच होती है, किंगशिप होती है जो एक बंदे की सोच होती है। अगर बादशाह बादशाह तो किसी मुल्क में तो बादशाह का रूल होता है वो जो मर्जी कर दे। वो कहना कि जी आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आप अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, जनरल पब्लिक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे रियाया अंडर होती है। मगर जब गवर्नमेंट होती है जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जी आपने आइट्स नहीं करना, आप तो सारे सड़कों पे नहीं आ जाएंगे, अभी क्यों नहीं करना, मैंने जाना है बाहर, होके दिखाओ मुझे। मेक सेंस। आप रिबेल कर सकते हैं। बादशाहत में जब रिबिलियन होती है फिर बगावत होती है फिर जंगे स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है तो फिर और चीजें हो जाती है, मगर सेम चीज है। उन्होंने इसको खत्म किया। अब क्यों खत्म किया, बात शुरू हुई है थोड़ी पीछे से, ये येट का वर्ड मैंने अभी तक हाईलाइट किया हुआ है। येट से जो पीछे ये जो स्ट्रोक वाली लाइन है, यहां पर लोगों को जब भी स्ट्रोक्स विंटर के बाद आते थे तो इनको एक नई जिंदगी की उम्मीद जागती थी। कॉन्सेप्ट बन गया था इस बर्ड के साथ ना एसोसिएशन हो गई थी कि जब ये परिंदा आता है न्यू लाइफ। और अक्सर जब आ मैनर्की होती है कहीं पे, यहाँ जहाँ पे किंगशिप होती है, जहाँ पे बादशाह चल रही होती है, तो एक टाइम आता है कि लोग तंग आ जाते हैं फिर रिबेल करते हैं। अब बादशाहत वालों ने चाहा कि यार इस परिंदे को ही खत्म कर देते ताकि लोगों के अंदर ये सोच जन्म ही ना ले, खत्म ही हो जाए, सोच आए ना उनके जहन में कि हमने रिबेल भी करना है। अब अगर मैं और पीछे जाऊं, परिंदे क्यों खत्म हो गए, लिंक आ गया, पैराग्राफ कनेक्टेड है। वो हमें लगता है कि शायद पता नहीं कहां से कहां चले गए, किंग चार्ल्स कहां से आ गया, बात तो स्ट्रोक की हो रही है। तो बात वो ये रही कि एक्चुअली खत्म कैसे हुए हैं, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे अब इसका मतलब है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद उनको इलिमिनेट किया है किसी तरीके से, जैसे भी क्या वो यहाँ पे लिखा नहीं था। अब आगे बात आज की, टुडे फॉर्चुनेटली दैट नोशन हैज डिसअपियर्ड। नोशन मींस आइडिया, डिसअपियर्ड मींस गो। इसका मतलब है कि वो जो आइडिया था ना रिबिलियन का कि लोग रिबेल करेंगे, वो खत्म हो गया। एंड द स्ट्रोक रिटेन्स इट्स एसोसिएशन विद न्यू लाइफ। न्यू लाइफ मींस अगेन जॉय के साथ होती है, नई जिंदगी इज ऑलवेज जॉय। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है होप। Appearing on cards giving to celebrate the arrival of new child, as a bird carrying a baby in a sling held in its beak.
या अगर उन्होंने एग्जाम्पल भी थे जो कार्टून्स में आप देखते हैं। अब अगर मैं पूरे पैराग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, हम यहां से नीचे एक लाइन लगा देते हैं और यहां से ऊपर एक, ये दो हिस्से हैं इसके। उन्होंने एक्चुअली इसकी बेस बनाई है पहली तीन लाइंस में कि ये क्यों गायब हो गए हैं, और साथ उन्होंने रिलेट किया कि बेसिकली ये एक होप का साइन थे, जॉय का साइन थे। और फिर उन्होंने बताया कि गायब कैसे हुए, इंटरकनेक्ट किया उसको, और साथ ही उन्होंने बताया कि गायब होने की वजह ये थी क्योंकि ये ऑपोजिशन का साइन भी बन रहे थे, रिबिलियन, रिपब्लिकिज्म, ये सारे वर्ड्स ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे पैराग्राफ में जॉय और ऑपोजिशन की बात हो रही। हेडिंग नंबर 7। अब मुझे बताएं, बीच बीच में से पढ़ेंगे तो मिलेगी हेडिंग, ऊपर पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा, नीचे आएंगे तो कुछ और होगा, तो फिर आप कहेंगे अब हेडिंग कौन सी लगानी है। हाँ मिल सकती है, बट है कि अगेन अगर आपकी वोकैब उस लेवल की है, आप जोड़ने सारी बातों को। अब हमने यहां से नतीजा ये निकाला है कि आपको हेडिंग्स को थोड़ा सा समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स बेस पे काम करना पड़ेगा। अब हमने जितनी हेडिंग्स पढ़ी हैं ये वाली सबसे बेहतरीन मैच हो रही है। क्रिएचर्स स्ट्रोक्स की बात हुई है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जॉय को और ऑपोजिशन को सेम टाइम पे। जनरल पब्लिक के लिए जॉय का एक लाइक होप निशान था, और जो लोग पावर में थे उनके लिए एक ऑपोजिशन का निशान था। तो फिर इस पे काम होता रहा। अब जाके हेडिंग खत्म हुई है। अब अगर आपको स्टिल लगता है कि इस पैराग्राफ को कोई और हेडिंग मैच कर रही है, वो आप मुझे बताएं, हम उसको अप्लाई करके देख लेंगे। एनी हेडिंग जो आप मुझे बता रहे थे, 2 भी बताई थी आपने, 6 भी बताई थी, 8 भी बताई थी। इफ यू स्टिल थिंक वो अप्लाई होती है, वी कैन अप्लाई इट। हाँ जी, सब एग्री हैं, हथियार डाल दिए हैं। चलो ठीक है। सो दिस इज अगेन ऑल वोकैब मैचिंग, सिर्फ और सिर्फ वोकैब मैच करवाई है। और पैराग्राफ जब पढ़ना है तो सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्ट किया करें। अब यहां से रोक के थोड़ी सी एक बात कल वाले लेक्चर पे लेके जाऊंगा, और जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लिया था आपकी भी रिपीट हो जाएगा। प्लस एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा था मगर मैं आपको कल बता नहीं सका। कल मैंने स्पीड रीडिंग का जिक्र किया था, यार स्पीड रीड कैसे करना, एक तो मैंने आपको कहा था टाइम के साथ करें और समझ के करें। और जब स्पीड रीडिंग की बात करें तो मैंने कहा था क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ा करें। अभी जो मैंने आपके सामने किया ना, पढ़ना ऐसे है, मगर पढ़ना स्पीड के साथ। आप जब फुल स्टॉप पे आते हैं ना, आपको अगले क्वेश्चन की सेंस क्रिएट होनी चाहिए, ये दोनों जुमले आपस में कनेक्ट कैसे हुए हैं, क्योंकि पैराग्राफ में लेके तो कनेक्शन तो बनेगा ना इसका। जैसे जैसे आप पैराग्राफ में नीचे जाएंगे सॉरी, तो आपका कनेक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए कि पहली लाइन से लेके नीचे तक बात क्या हो रही है। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं या स्किल को डेवलप कर लेते हैं, फिर पेपर में टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी आपको। पेपर में टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा होता। हम बार बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर कोई तुक्का लगा के आंसर को फाइनल कर देते हैं। ये एक स्किल है, स्किल आ जाएगा तो फिर टेक्निक मैंने क्या बताई है जी, कीवर्ड मार्क करो, पैराग्राफ पढ़ो, तो टाइम तो फिर ही मैनेज होगा ना, आप फौरन पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी, आप जाके आंसर लगा देंगे। अब मैं लाइंस पढ़ रहा हूँ, मुझे लाइंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, कनेक्शन नहीं बन रहा, तो आई विल नेवर बी एबल टू मार्क द हेडिंग, मैं गुम हो जाऊंगा इसके अंदर। गुड। सो स्पीड रीडिंग वाला अगर लेक्चर देखे तो इसको साथ याद रखना है कि पढ़ना कैसे है। तो बस इसको आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आप तेज करते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वोकैब डेवलप होगी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर पेपर आप देखेंगे 60 मिनट से भी अंडर जाएगा, आप 60 मिनट से पहले पेपर सॉल्व कर लेंगे। और राइट जी, चलो जी, इस पे हमने काफी बात कर ली। अब हम पैराग्राफ बी को हेडिंग करेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला, अब आपको समझ आ गई कि करना कैसे। आई एम गोना गिव यू 3 to 4 minutes, रीड इट एंड मार्क द हेडिंग। ऑलराइट जी, now we already have marked all the headings previously. We straight away gonna read the paragraph and you will identify how heading is marked on this one. First line says, G, so after such a long absence, there was great excitement when in April of this year, a pair of white storks built an untidy nest of sticks in the top branches of a huge oak in the middle of our rewilding project at Knapp Estate in West Sussex.
पहली फुल स्टॉप भी उसने जाके जो है ना कुछ 3 लाइनों बाद लगाया। अब इसमें 3 4 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक तो उसने कहा लॉन्ग एब्सेंस, वो तो हमें पता लग गया, जब भी नाउ की बात होती है तो फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं हम। बात हो रही है 14 16 की, 16 16 की एंड सो ऑन। और उन्होंने क्या है जी, अप्रैल ऑफ दिस ईयर, डेट नहीं लिखी तो समझा आप 2025 की बात हो रही है। एक पेड़ है स्टोक्स का, उन्होंने अपना एक नेस्ट बनाया है टॉप ब्रांचेस पे, वो हमने पहले पता है कि वो जरा हाइट पे रहते हैं। और ट्री का नाम लिखा हुआ है ह्यूज ओक इन द मिडल ऑफ री वाइल्डिंग प्रोजेक्ट। वाइल्ड का पता क्या होता है? सिर्फ वाइल्ड, जंगल, ठीक है। री वाइल्ड का क्या मतलब होगा? एक्जैक्टली, री मीन्स दोबारा। जब भी आर ई का जो प्रीफिक्स है वो किसी वर्ड के साथ लगता है तो उसका मतलब है कि दोबारा। इसका मतलब है कि कोशिश की जा रही है कि इन परिंदों को दोबारा से वाइल्ड में लेके आया जाए, मीन्स उसको नेचुरल हैबिटेट दिया जाए। गुड। तो रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट, ये परिंदे पहले भी किसी डोमेस्टिक एरिया में नहीं रहते थे, मीन्स किसी ने पाले नहीं हुए थे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं थे, ऐसे ही रहते थे। और ये जो सेंचुरीज की उन्होंने बात की, रीवाइल्डिंग का मतलब है कि वो वाइल्ड से भी खत्म हो गए। आप कभी कभी कोई स्पीशीज ला के तो वाइल्ड में ही छोड़ देते, वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। आप जिसको ले रहे थे ना, न्यू टाइप ऑफ हैबिटेट, जो हेडिंग नंबर 4 आप मार्क कर रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ हैबिटेट का मतलब है कि परिंदे के लिए कोई नई किस्म की जगह ढूंढना, उसको नई तरीके से रखना, न्यू टाइप। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ जगह चेंज हो रही है, मगर हैबिटेट तो उनका नेचुरली है। ठीक है। जैसे हम घरों में रहते हैं ना, अब घर छोटा और बड़ा क्या फर्क पड़ता है, शहर में हो देहात में हो। मैं आपको भेज दूं जंगल में रहने के लिए, और मैं कुछ ये दरख्तों का घर बना के तो रहना शुरू कर दूं, बल्कि दरख्त बनी पत्तों के घर बना लो, आप कहेंगे सर अब वो कैसे बनाएंगे, मैं कहूंगा बस बना लो फिर। वो फिर न्यू टाइप में कुछ चला जाएगा। आपकी टाइप ही चेंज कर दिया मैंने। तो घर छोटा हो बड़ा हो मिट्टी का हो, वो तो आगे उसकी चीजें चेंज हुई, मगर ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। गुड। तो टाइप तो ना चेंज की। किसी और वर्ल्ड में रह रहे थे, उन्होंने उठा के अपने मुल्क में वर्ल्ड में डाल दिया, उन्होंने कहा चलो यार इधर भी इसकी ग्रोथ हो जाए थोड़ी सी। यू मिस्ड टाइप को, आप टाइप को मिसअंडरस्टैंड कर गए। आगे चलते हैं। अब हमें पहली 3 लाइन से एक आइडिया हो गया है कि एक्चुअली परिंदों को कहीं से लाया गया है, क्योंकि रीवाइल्ड किया गया इसका, क्योंकि परिंदे ब्रिटेन में तो थे ही नहीं, बात ब्रिटेन की हो रही है। जब उन्होंने कहा जी दिस अप्रैल, तो ये वैसे भी उन्होंने जगह का नाम लिख दिया, वेस्ट ससेक्स ब्रिटेन के अंदर है। और अब उन्होंने उसको बता दिया कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नेप स्टेट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ड्रोन फुटेज, ठीक है जी, हम आज की बात ही करें क्योंकि ड्रोन तो आजकल ही होते हैं, ठीक है जी। ड्रोन फुटेज टेकन बिफोर द पेयर स्टार्टेड सिटिंग ऑन देम showed 3 large eggs. The fact that they were infertile and did not hatch was not too disappointing. The pair are only 4 years old and the storks can live to over 30 years with their first attempts to breed often failing. अब ये जो मैंने लाइंस यहां तक पढ़नी है, या अब आगे सिर्फ फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रही है। पेयर का मतलब है कि वो जोड़ा लेके आए हैं ताकि वो खुद ब्रीड करें और आगे से रिप्रोडक्शन करें। मगर जो उनकी पहली कोशिश है वो नाकाम हो गई है, मगर उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन परिंदों की जो उम्र है अभी सिर्फ 4 साल है, और ये 30 ईयर्स तक रहते हैं। और एज पर द रिसर्च जो उनकी पहली कुछ कोशिशें वैसे ही नाकाम होती हैं, उसके बाद वो एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। अब ये रीवाइल्डिंग की बात को एक्सप्लेन कर रहा है फर्दर आगे। आइडिया तो उसने मुझे पहली 3 लाइन्स में दे दी है। खाली 2 परिंदों से तो मैं नहीं ना कहूंगा कि मैंने रिवाइव कर लिया, इसका, लेकिन 2 परिंदों से आगे पॉपुलेशन क्रिएट हो बर्ड्स। एक्सप्लेनेशन आगे आगे चलते हैं। और prospects for next year are encouraging. These young storks are part of a project to return the species to Britain. अब ये रीबाइल्डिंग को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। इंस्पायर्ड बाय, अब यहां से जो अब हेडिंग नंबर 1 निकलेगी, इंस्पायर्ड बाय। जब ये था ना इंस्पायर्ड बाय, किसने किया? ठीक है। इंस्पायर्ड बाय री इंट्रोडक्शंस, कहां पे जी? इन एक मुल्क का नाम लिखा है, कंट्रीज, पूरा यूरोप। अब यहां से हेडिंग पे चले जाए वापस। हेडिंग नंबर 1 क्या कह रही है? एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज।
अब हमारे पास एंटरप्राइज का नाम आ गया, नैप स्टेट, हमारे पास अदर कंट्रीज का रेफरेंस आ गया। बाकी जो दो बातें रहेगी ना वो ये वाली कि वो अराइज हुई है दूसरे मुल्कों में सक्सेस की वजह से। अब अगर ये दो बातें मिल गई तो हेडिंग मैच हो जाएगी। ठीक है जी। अभी बस सिर्फ ये दो बातें बैच हुई हैं, एंटरप्राइज और अदर कंट्रीज। लेट्स रीड फर्दर। ओके जी, आई वाज ऑन इन द मिडल यहाँ पे। Inspired by reintroduction in European countries that more than reached their target. Imported from Poland, they have spent the best part of 3 years in 6 acre pen, sorry, ये भी खुली जगह जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, with a group of other juveniles and several injured non-flying adults, also from Poland. Other birds have already shown strong loyalty to site. 2 years ago, a young bird from Nep flew across the channel to France and this summer returned to its companions. अब ये जो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे अदर यूरोपियन कंट्रीज डाल दी है ना, यहां से हमें समझ आ गई है इंस्पायर्ड बाय। इसका मतलब है कि किसी एक मुल्क में नहीं, कई मुल्कों में ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब रहा, क्योंकि आगे लिखा है अदर यूरोपियन कंट्रीज दैट मोर देन रीच देयर टारगेट। जितना उनका टारगेट था वो उससे ज्यादा एक्सीड करके, समझ के वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं सारे। अब अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को देखूं तो उन्होंने उसकी हैबिटेट की टाइप चेंज नहीं की है, उन्होंने सिर्फ उसकी जगह चेंज की है। गुड। रीवाइल्ड से रीवाइल्ड में डाल दिया मींस। अब एक चीज आपको और बता दूं, अब वो क्या आपकी आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। यहां पर उन्होंने लिखा रीवाइल्डिंग, यहां पर उन्होंने लिखा 6 एकड़ पेन। ये भी एक ऐसी खुली जगह होती है जहां पर आप उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। और रीवाइल्डिंग तो अगेन वाइल्ड से मतलब है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है वहां पर। ठीक है। आपने लाहौर में ये जो सफारीज हुआ कभी विजिट किया इसको? ठीक है। और अगर आपने कभी विजिट नहीं किया तो आपने यूट्यूब पे या किसी मूवी में कुछ सफारी जूस देखे हैं जिसके अंदर लोग जाते हैं गाड़ियों में या और जानवर खुले फिर रहे होते हैं और आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। गुड। क्या किया होता है वो बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, मगर जानवरों को एक तरह आपने डिसीव किया होता है कि आप जंगल में रह रहे हैं। ठीक है। मगर अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो वहां पे सही जो वाइल्ड सफारीज है वहां पे होती है। वहां पे जंगलों के अंदर ही सफारीज कराते हैं, वहां पे कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं, जानवर जंगल में ही रहते हैं। गुड। तो ये जो है ये सफारी पार्क की एग्जांपल है और ये जंगल ही है, जैसे अफ्रीका में 6 एकड़ बहुत बड़ा एरिया है। जो मेरे जैसे थोड़े से पेंडू हैं जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, है कोई पेंडू यहाँ पे? सारे पेंडू हैं, ठीक है, मैं भी पेंडू। तो 6 एकड़ इज अ वेरी बिग स्पेस। ठीक है, तो 6 एकड़ पे ठीक ठाक बड़ा एरिया बन सकता है। गुड। ऑलराइट। पेंडू होने पे फख्र किया करें कि हम पिंड के लोग हैं, हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो दैट्स द थिंग टू गेट प्राउड ऑफ। ऑलराइट। सो अब आपको समझ आया है कि एक्चुअली हेडिंग कैसे निकली है। अब अगेन यहाँ पे आपने अगर हेडिंग निकाली थी तो आप बस टाइप को मिस इंटरप्रेट कर गए, अगेन वो कैप की बात आ जाती है। और जो अदर कंट्रीज का रेफरेंस है वो यहां जाके मिले राइट इन द मिडिल। तो अगेन जब दोनों बातें मैच हो गई हैं अब हमें समझ आया कि ये राइज हो गया मींस उन कंट्रीज को देख के ब्रिटेन ने सोचा अगर वो मुल्क कर सकते हैं और वो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम तरह के टेम्परेचर्स हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम भी करते, तो अराइज हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का। So now if we go back and if we see, so heading number 1 is the most appropriate heading जो कि इसको हिट कर रही है। और अगर अब आप हेडिंग नंबर 4 को देखें तो आप बस इस चीज को जो है ना मिस इंटरप्रेट कर। गुड। और फाइंडिंग का मतलब होता है कि ढूंढना, अभी मिला नहीं आपको। फिर इसके अंदर ट्रायल एंड टेस्टेड की बात होनी चाहिए थी कि परिंदों को उठा के कभी इस तरह के एनवायरनमेंट में डाल दो, बच गए तो हमें पता लग जाएगा, फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में डाल दो। तो फाइंड करें कि यार किस एनवायरनमेंट में वो सबसे सूटेबल है। ऐसी तो उन्होंने बात ही नहीं की है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स देखे जो सक्सेसफुल है, उन्होंने उसी तरह का एक प्रोजेक्ट ब्रिटेन में स्टार्ट कर दी। ठीक है। और ये जिसमें लिखा हुआ है ना नेप स्टेट, ये कोई कहानी नहीं है,
ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। आज जाके बेशक यूट्यूब पे इसको सर्च कर लीजिएगा। नेप स्टेट, वेस्ट ससेक्स, ये इंग्लैंड में है। इट्स देयर। गुड। और आई बिलीव आपको टेक्निक समझ आ रही है। अब आपको आइडिया होगा कि अगर हेडिंग्स की बेस ना तैयार की तो एडवांस टेक्निक पे जाते हुए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, और अगर आप लेट्स सपोज इसी टेक्निक को फाइनल कर लेते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, स्पीड रीडिंग पर अगर आपने काम ना किया तो एग्जाम में इस एक पैसेज ने 1 घंटा ले जाना। 3 पैसेज करने, इसके अंदर की स्पीड रीडिंग भी करनी पड़ेगी। इसलिए जो कल का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट अपनी जगह पे है और पेपर को सॉल्व करना एक अपनी जगह पे है। स्किल टेक्निक के साथ जब मिलता है फिर टाइम मैनेज होता है। खाली टेक्निक टाइम मैनेज जो है ना इतना अच्छा नहीं करवा सकती हैं, आंसर की प्रोडक्टिविटी फिर कम हो जाती है। और जी अब हम अगला पैराग्राफ करते हैं, और वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो छोटा पैराग्राफ है। अब आपको डिफरेंस नजर आएगा। ओके जी, पैराग्राफ सी को हेड करें। यू गेट ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट आपके पास, जल्दी से करके दें मुझे। सेटिंग में क्या लिखा होगा? और जी हेडिंग नंबर 6 सेज जी अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, एंड दैट्स द करेक्ट हेडिंग। ये इसका आंसर परफेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहां से सीखने की बात ये है कि अगर आपको हेडिंग से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है ना, तो कोशिश क्या करें कि जब भी हेडिंग्स वाला कोई आर्टिकल आप निकाल लें तो उसमें जो छोटे पैराग्राफ है ना, वहां से स्टार्ट करें पहले। अगर आपने पैराग्राफ सी को हेड करना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि पैराग्राफ ए और बी भी पढ़ के आना। ठीक है। एक बार अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, छोटे छोटे पैराग्राफ्स को करें, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर बड़े बड़े पैराग्राफ्स को। फिर आपको सेंस आ जाएगी कैसे करनी है, और ऐसा ऐसा फिर आप एडवांस कर जाएंगे। ठीक है, इसको मैं फिर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये बताया कि यूएन की रिपोर्ट्स भी हैं और काफी कुछ है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर। तो जो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो इसकी भी हमने बात की है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डेफिनेटली जो है ना एक साइन ऑफ होप है। तो ये इसकी हेडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, हम एक पैराग्राफ और हेड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन टाइप चेंज कर देंगे। जो पैराग्राफ डी है इसके अंदर, या सेक्शन डी है, आप देखिए यहां से शुरू हो रहा है। 4 लाइनें इसकी पहले पेज पे हैं, कंटिन्यू है, और फिर इसका एक सब सेक्शन बना हुआ है। इसके अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक सिंगल पेज पे लेके आऊं, एज यू कैन सी हियर कि ये यहां से शुरू हो रहा है और ये यहां पे जाके पैराग्राफ डी खत्म हो रहा है। और ये वाहिद पैराग्राफ, ये सेक्शन है जिसके अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं। बाकी ए में भी एक ही है, बी में एक है, सी में एक है, ई में एक है, और एफ के अंदर बिल्कुल उन्होंने स्लाइटली एक 2 लाइनें अलग से लिखी हैं। तो कह ले कि ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये डी का ही है। इन दोनों पैराग्राफ्स को मिला के पढ़ेंगे तो हेडिंग निकलेगी। गुड। और इसके अंदर आमतौर पे वो करते ऐसे ही कि जो एक पोर्शन है उसमें एक बात करेंगे, और जो सेकंड पोर्शन है उसमें दूसरी बात करेंगे। ट्रिक वही है जैसे भी हमने पैराग्राफ ए में देखा था, मगर ए में उन्होंने जोड़ दिया था, यहाँ पे उन्होंने बस उसको अलहदा कर दिया। टेक्निक सेम है। इस वाले को बस कर लें, उसके बाद हम हेडिंग्स को फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है। जस्ट मार्क द हेडिंग फॉर पैराग्राफ डी। आई एम गोना गिव यू 3 मिनट्स फॉर दिस वन। ऑलराइट जी, क्या हेडिंग बता रहे जी? हेडिंग नंबर 3। और हेडिंग नंबर 3 में लिखा हुआ है जी सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉट फ्रॉम अदर्स। तो इसमें दोनों साइड पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होने, कम से कम दो दो होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं और 2 अपोज कर रही हैं। अब आपने पैराग्राफ पूरा पढ़ा, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। अगर ये आप इसका पहला पोर्शन पढ़ेंगे तो इसमें अपोजिंग है यहां तक, और ये जो रिमेनिंग है इसमें सपोर्ट है। गुड। आई थिंक अब आपको फौरन से मिल गई होगी हेडिंग, बस कनेक्शन बिल्ड करना आता है। अब एक चीज जो है ना इसकी आखिरी बात करते हैं, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। हेडिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, ये पेज मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि यहां से हम सारी बात करें। मोस्टली आइट्स के पेपर के अंदर आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो ऐसे ही है कि वो पूरे आर्टिकल को हेड करवाते हैं आपसे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 से 33 तक ए टू एफ उसने पैराग्राफ दे दिए, सेक्शन दे दिए, उसने कहा जी हेडिंग लगा दें। अगर आप हेडिंग्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको अगर पढ़ के कर रहे हैं तो सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ जाए। ठीक है।
अब हेडिंग्स मार्क करने के लिए टेक्निक हमने देख ली कि यू हैव टू गेट द मेन आइडिया, और बाद में कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही तो छोटे पैराग्राफ से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़े पैराग्राफ्स पे जाएं। और अगर आपको कोई पैराग्राफ मुश्किल लग रहा है, उसकी हेडिंग नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, उसको होल्ड कर लें थोड़ी देर के लिए। अगर आप दो या इवन तीन हेडिंग्स के अंदर भी कंफ्यूज है ना, तो आप साइड पे पेपर पे लिख लें कहीं पे कि यार पैराग्राफ ए को मैंने 2 भी मार्क कर दिया है, 6 भी मार्क कर दिया है, 7 भी मार्क कर दिया है, फाइनल नहीं कर पा रहा मैं, कोई बात नहीं, छोड़ दें, आगे चले जाएं। जैसे जैसे आप अगले पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, कई पैराग्राफ्स में इतनी हाई वोकैब नहीं होती है, और स्टूडेंट्स कई बार एक ही पैराग्राफ को सॉल्व करके जब आगे जाना चाहते हो तो प्रॉब्लम हुई थी। इसमें पैराग्राफ ए टफ था, बी इतना टफ नहीं था, सी आसान था, और डी तो आपने वैसे ही निकाल लिया, हालांकि लंबा पैराग्राफ है, बट स्टिल इट वाज वेरी इजी। सो आपको नहीं पता होता कि कौन से पैराग्राफ्स में काम इजी लिखा हुआ है, तो रोकना नहीं अपने आप को, नहीं मिल रही ना, डोंट वेस्ट टाइम, गो फॉरवर्ड। हाँ, उसको 7 8 हेडिंग में से कोई 2 या 3 निकाल के रख लें कि यार इन तीनों में सब मैंने फाइनल करनी है। 8 में से 5 तो चली गई ना आपकी। जैसे जैसे आगे जाएंगे, जो जो हेडिंग लगती जाएगी, हो सकता है उसमें से एक दो वैसे ही माइनस हो जाए, फिर आपको और कंफर्म हो जाएगा यार अब एक या दो बच गई हैं, यही मेरी हेडिंग है। यहाँ अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो एंड पे आकर उसको दोबारा चांस दे दें, या उस एक क्वेश्चन को आप गेस पे मार्क कर, कोई मसला नहीं, क्योंकि अगेन आइल्स के पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आखिरी टिप, आपने जब भी हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस करने हैं तो एडवाइस ये कि फिर इसको पैरेलल लेके चलें। पैरेलल से मेरा क्या मतलब है, आपके ऑब्वियसली सिर्फ हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे पैसेज के अंदर, आपके और टाइप्स भी आते हैं। अगर हम इसी की एग्जांपल लें, आपके पास 2 टाइप्स और अवेलेबल है इसी पैसेज में, आपके पास समरी भी अवेलेबल है और आपके पास एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। ये भी उन्हीं 6 पैसेजेस के अंदर या पैराग्राफ्स के अंदर से आंसर निकले हुए हैं। ठीक है, तो जब आप हेडिंग मार्क करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ ए मार्क कर लिया, तो आपने अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी साथ देखना है कि यार कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो सिर्फ सेक्शन ए से रिलेटेड है। अगर है तो उसको उसी टाइम सॉल्व कर लें, क्योंकि आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, आप इजीली आंसर निकाल लें। गुड। अगर आप समरी पे जाएं, तो समरी में तो लिखा हुआ है नेप स्टेट। नेप स्टेट हमने पढ़ी पैराग्राफ बी में, तो इसका मतलब है कि जब आप पैराग्राफ ए पढ़ेंगे तो वहां पर तो उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा, मगर जब आप पैराग्राफ बी की हेडिंग मार्क करेंगे आपको पता लग जाएगा यार नेप स्टेट का जिक्र यहाँ पे है। देन इट्स बेटर कि आप इस क्वेश्चन को उस हेडिंग के साथ ही सॉल्व कर लें। अगर आप एमसीक्यूज में है तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है 38, इसमें लिखा हुआ है इन सेक्शन ए। इसका मतलब कि जब पैराग्राफ ए की हेडिंग मार्क करेंगे, उस वक्त आप क्वेश्चन नंबर 38 को साथ ही सॉल्व करें, पहले हेडिंग लगा लें, साथ उसको कर लें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 39 पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, और ये अभी आपने पैराग्राफ डी में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, बहुत प्रोमिनेंट प्राइमरी कीवर्ड है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप जब हेडिंग्स करते हैं, आप ये मत सोचिएगा यार मैं तो हेडिंग्स पे सारा टाइम वेस्ट कर दूंगा, मैं तो पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ तो मैं बाकी क्वेश्चंस कब करूंगा। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ भी लिया है, तो स्ट्रेटेजी इज दिस कि आप फिर उसको पैरेलल सॉल्व करें दूसरे क्वेश्चन टाइप्स को। ओके हो गया, याद रखेंगे। ठीक है। अब आखिरी बात, हेडिंग्स पे कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना समझे कि हेडिंग्स को करना कैसे, इसको इंप्रूव कैसे करना, गुड। अब प्रैक्टिस आपके हाथ में। हेडिंग्स वाला लेक्चर मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, बाकी जो समरी है ना उसका मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।